एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल इकोनॉमिक्स। आप सभी का एक्सेल इकोनॉमिक्स में स्वागत है और मेरा नाम आकाश है। और गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस, और वो भी स्टेप बाय स्टेप। अभी तक जिन लोगों ने भी फॉर्म फिल कर लिया है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है तो वो इस प्रोसेस के तहत अपने फॉर्म को फिल कर पाएंगे। मैंने उन सारे पॉइंटर्स का ध्यान रखा है जो फॉर्म फिलिंग करने के दौरान आपको परेशान करती है, चाहे वो आपके फ़ोटोज़ या फिर सिग्नेचर अपलोड करने के रिगार्डिंग डिटेल्स हो, या फिर जब आप फ़ी पेमेंट कर रहे होते हो तो उस समय जो परेशानी आती है। मैंने सारा कुछ बिल्कुल डिटेल्ड वे में समझाया है। इसके बाद आपको उम्मीद करता हूँ कि किसी भी पॉइंट में परेशानी नहीं आएगी। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने गूगल पेज पे सर्च करना है NTA UGC नेट। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सर्च करने के बाद जैसे ही आपको फर्स्ट वाला लिंक देखने को मिलता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC नेट इंडिया, आपको उसके ऊपर टैप करना है। इसके जस्ट पहले मैं आपको वापस एक बार याद दिला देता हूँ बात। गाइस, जो हमारी एग्जामिनेशन की फॉर्म फिलिंग डेट है, उसकी जो लास्ट डे है वो 10 मई है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और जो आप लास्ट फ़ी पेमेंट कर पाओगे, उसकी जो लास्ट डेट है वो 11 मई रखी गई है। जो करेक्शन करने के लिए विंडो ओपन होगी वो 2 दिन के लिए होगी, जिसका जो डेट है वो 13 से 15 में रखा गया है। और आपकी जो एग्जामिनेशन डेट पहले कही गई थी कि 16 जून को होनी है, उसे एक्सटेंड करके 18 जून कर दिया गया है। इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिन्होंने भी नहीं देखा वो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो गाइस, अब आते हैं फॉर्म फिलिंग वाले प्रोसेस पे। मैंने आपको जैसा कि कहा कि आप सबसे पहले सर्च करोगे अपने गूगल पेज पे NTA UGC नेट। उसके बाद जो फर्स्ट वाला सेक्शन आपको देखने को मिलता है, उस पर आप करोगे टैप। टैप करते के साथ ही आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आपको करना क्या है, इस वाले सेक्शन में जाने के बाद आप ये जो देख रहे हो UGC नेट 2024 रजिस्ट्रेशन, आपको इसके ऊपर करना है टैप। इस पर टैप करने के बाद आप आ जाते हो कुछ ऐसे इंटरफेस के ऊपर, जो आप देख रहे हो कि 2 साइड में बटी है, लेफ्ट और राइट में, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या कि एप्लीकेशन डिटेल्स डालने हैं। वो सारी प्रोसेस तब होगी जब आप पहले खुद को रजिस्टर करते हो। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पे देख रहे हो न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर। आपने भले ही एग्जामिनेशन पहले भी अटेम्प्ट किया है, बट स्टिल आपको न्यू ही रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, आप पहले वाले एप्लीकेशन नंबर को फिल करके डिटेल्स को फिल नहीं कर सकते हो वापस से। तो आप पहले क्या करोगे, न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करोगे। जैसे ही इसके ऊपर आप टैप करते हैं, आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है, जो कि आपको डिटेल्स बताती है फ़ी फिलिंग के दौरान, है ना, फ़ी फिलिंग के रिगार्डिंग, कि आप जब फ़ी पेमेंट करोगे बेसिकली तो किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। जैसा कि आप देख सकते हो, अगर आप जनरल या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फ़ी 1150 रखी गई है। अगर आप EWS या फिर OBC से बिलोंग करते हो तो आपकी फ़ीस 600 रखी गई है। बाकी SC ST, उसके बाद आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो फ़ी है वो 325 रखी गई है, जो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। थोड़ा सा और स्क्रॉल करोगे तो आपको अनदर कुछ पॉइंटर्स मिलेंगे, चाहो तो आप इसे पढ़ सकते हो, अन्यथा आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। आप देखो 7th पॉइंट के बाद में आपको एक बॉक्स देखने को मिलेगा, जिससे आपको टिक करना है। याद रखिए गाइस, बिना टिक किए आप आगे एप्लीकेशन प्रोसेस पे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, तो आपको इस बॉक्स को टिक करना है और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, क्लिक, दैट इज क्लिक हियर टू प्रोसीड। आप इसके ऊपर टैप करोगे। यहाँ पे टैप करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है, जो आपसे पूछ रहा है कि आप किस आइडेंटिफिकेशन वाले कार्ड को लेकर आगे बढ़ना चाहते हो एप्लीकेशन प्रोसेस में। तो आमतौर पे आज के समय में सभी के पास अपनी आधार कार्ड होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान भी है आपके लिए। अन्यथा आप चाहो तो पैन कार्ड या फिर अपने एकेडमिक सर्टिफिकेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट आधार कार्ड अभी के समय में सबके पास मौजूद होता है। तो आप देखो, मैंने पहले बॉक्स में टिक किया है, आई हैव आधार नंबर। आधार नंबर का आपको यहाँ पे स्लॉट दिया जाएगा। यहाँ पे आप बिना स्पेस के, क्योंकि जब हमारा आधार कार्ड का नंबर आप देखते हो तो वहाँ पे टोटल इस प्रकार से डिजिट लिखे जाते हैं, है ना, 12 डिजिट होता है वहाँ पे, जहाँ पे बीच में आपको स्पेसिंग दिखती है। लेकिन यहाँ पे आपको किसी प्रकार का स्पेसिंग नहीं रखना है। ठीक है, आप लगातार उस 12 नंबर को यहाँ पे फीड करोगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने 12 नंबर को यहाँ पे फीड किया बिना स्पेस के। ये आपको टिक करके बताएगा, स्पेसिंग यहाँ पे अलाउड है नहीं। ओके, उसके बाद आप जनरेट OTP पे टैप करोगे। गाइस, एक बात याद रहे,
OTP उसी नंबर पे जाएगी जिस नंबर के साथ, मोबाइल नंबर के साथ आपका आधार कार्ड लिंक्ड होगा। आज के समय में सभी व्यक्ति की जो आधार कार्ड होती है उनके अपने पर्सनल मोबाइल के साथ लिंक होती है या फिर अपने माता पिता के मोबाइल से लिंक होगा, तो OTP वहीं जाने वाला है। आप OTP को क्या करोगे, फिल करोगे। जैसे ही एक बॉक्स ओपन होगा आप OTP वहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आप देखोगे क्या, OTP के डालते के साथ ही ये डिटेल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। वो खुद ब खुद बता देगा कि आपके आधार का लास्ट 4 डिजिट क्या है, उस कैंडिडेट का नाम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और उसकी जेंडर क्या है। बात समझ में आ गई? ये सारी इन्फॉर्मेशन वो खुद ही एक्सट्रैक्ट कर लेता है। उसके बाद जो आपके पर्सनल डिटेल्स वाले ब्लॉक आते हैं वहाँ पे आपको आपके फादर्स के नेम, आपके मदर का नेम वहाँ पे डालना है। आपको डेट ऑफ बर्थ को फिल करनी है, हालांकि ये खुद ही एक्सट्रैक्ट कर लेती है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि बिल्कुल सही उसने डेट ऑफ बर्थ एक्सट्रैक्ट किया है या फिर नहीं किया है। और फिर आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन करते हो। ओके, उसके जस्ट बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक टर्म आपको देखने को मिलेगा क्या, दैट इज़ योर आइडेंटिटी टाइप। तो गाइस याद रखिए, आप आधार का इस्तेमाल कर रहे हो, साथ ही साथ आपको किसी और भी आइडेंटिटी प्रूफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं मानकर चल रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी अभ्यर्थी होने हैं, एस्पिरेंट होने हैं, उन सब की उम्र 18 साल या फिर उससे ज़्यादा ही होने वाली है और सबके पास अभी के समय में अपना बैंक अकाउंट होता है और बैंक अकाउंट के लिए पैन कार्ड होना अनिवार्य है। तो पैन कार्ड अगर आपके पास मौजूद है तो आप पैन कार्ड पे क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो और जो आपकी पैन कार्ड की नंबर होती है, आइडेंटिफिकेशन नंबर, आप उसे इस वाले सेक्शन में क्या करते हैं, फिल करते हैं। या फिर अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और आपके पास क्या है, इलेक्शन वाला कार्ड मौजूद है, बात समझ में आ रही है, तो उसकी EPIC नंबर होती है। तो आप क्या करोगे, इलेक्शन वाले नंबर को सिलेक्ट करोगे और उसके बाद EPIC नंबर को आपको इस ब्लॉक में फिल करना पड़ेगा। ओके, इस बात का ध्यान रहे। लेकिन मैं मानकर चल रहा हूँ कि पैन कार्ड सबके पास मौजूद होता है, तो आप पैन कार्ड का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं और उसके आइडेंटिफिकेशन नंबर को आप वहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद बारी आती है प्रेजेंट एड्रेस को फिल करने की। तो आप देखिए कि अभी मौजूदा समय में आप कहाँ पे रह रहे हो, आप उस डिटेल्स को यहाँ पे डालते हो प्रॉपर तरीके से। लोकेलिटी क्या है, सब लोकेलिटी क्या है, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, वो सारा कुछ डालने के बाद, और अगर आपका मौजूदा ही जो आपका पता है वो आपका परमानेंट एड्रेस भी है, तो यहाँ पे एक बॉक्स निकल कर आता है, आप उस पर टिक कर दोगे तो जो भी डिटेल्स आपने प्रेजेंट एड्रेस में भरा है वो आपके परमानेंट एड्रेस में भी एज इट इज़ शो करने लगेगी। ओके, उसके बाद सारे डिटेल्स को फिल करने के बाद थोड़ा फर्दर आप स्क्रॉल करते हो तो आपको पासवर्ड क्रिएट करने को कहा जाता है। तो गाइस, आपको पासवर्ड किस प्रकार से क्रिएट करने हैं, केवल एक तरीके से आप पासवर्ड क्रिएट नहीं कर सकते कि आपने केवल कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल किया है पासवर्ड क्रिएट करने के लिए, या फिर स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल किया है, या फिर केवल नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे हो। इस प्रकार से आप पासवर्ड क्रिएट नहीं करोगे। आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए सबका कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे मेरा नाम आकाश है तो मैं कैपिटल से A लिख रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें मैंने स्मॉल से लिखी है। उसके बाद मैंने कुछ XYZ कुछ भी 1 2 3 नंबर्स का इस्तेमाल किया है, मैं हैशटैग वगैरह जैसे चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस प्रकार से करके आप क्या कर रहे हो, अपने पासवर्ड को क्रिएट करोगे। बात समझ में आ गई? देन पासवर्ड को आप दोबारा डालोगे कंफर्म करने के लिए जो आपने पासवर्ड बनाया है। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसा कि आपसे पूछा जाएगा आपके पहले स्कूल का नाम क्या था, आपका फेवरेट बुक कौन सा है, उस क्वेश्चन का आपको जवाब यहाँ पे डालना है। और उसके बाद ये सिक्योरिटी पिन वाले सेक्शन में आपको ये कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे सबमिट कर देनी है। ओके, तो इस सेक्शन का हमें ध्यान रहे। उसके जस्ट बाद आप देखोगे सबमिट करते के साथ ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी डिटेल्स आपने अभी तक फिल किया है यहाँ पे, वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा कि जो डिटेल्स आपने डाला है क्या कहीं स्पेलिंग में दिक्कत तो नहीं हो गई, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया, तो आप यहाँ पे सुधार पाओगे। ठीक है, सारा कुछ चेक करने के बाद कि हाँ आपकी पैन कार्ड की डिटेल्स भी यहाँ पे सॉर्टेड है, आपका नाम, आपका प्रीमाइस एड्रेस वगैरह सब कुछ सॉर्टेड है, आप इस फॉर्मेट के बाद क्या करते हो, आगे बढ़ते हो। अन्यथा आप देख सकते हो यहाँ पे वापस से एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा गया है। कुछ त्रुटि अगर आपसे रह गई है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाकर दोबारा उसे ठीक कर पाओगे और तब यहाँ पे वापस से आ पाओगे। ओके, अन्यथा आप आगे बढ़ते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे ये जो बॉक्स है, आपसे पूछा गया है कि क्या आपने डिटेल्स को फिल करने के दौरान इन सारे चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मेंशन किया है ना, जैसे कि कैंडिडेट का नाम है, जो अप्लाई कर रहा है उसका नाम, उसके फादर नेम, उसके मदर नेम, उसका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड एड्रेस,
वो सारा कुछ को आपको टिक करना है। ब्लॉक को वो ग्रीन हो जाएगा टिक करते के साथ ही। तो सारे बॉक्स को टिक करने के बाद आप इस आई एग्री वाले बॉक्स को भी क्या करोगे, टिक करोगे। एंड देन आफ्टर सबमिट एंड सेंड ओटीपी आप इस सेक्शन पे जाते हो। उसके बाद ओटीपी जैसे ही आप डालोगे, जो आपके ईमेल एड्रेस पे आया होगा, याद रखिए जो आपने स्टार्टिंग में अपने ईमेल एड्रेस को फिल किया था फॉर्म फिलिंग के दौरान, उसी ईमेल एड्रेस पे आपको एक ओटीपी रिसीव होगा। आपको उस ओटीपी पे आप ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है। और वापस से बता दूँ, केवल ओटीपी नहीं आया होगा बल्कि आपको अब एप्लीकेशन नंबर भी मिल चुका होगा, है ना। एप्लीकेशन नंबर भी मिल चुका होगा। जैसा कि आप देख सकते हो, आप ओटीपी यहाँ पे डालोगे, ओटीपी के बाद आप कैप्चा यहाँ पे डालते हो और जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करते हो, आपके सामने स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार का मैसेज आता है, योर एप्लीकेशन नंबर हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। आपका एप्लीकेशन नंबर आपके ईमेल एड्रेस जो आपने बताया है उस पर भेज दिया गया है। ठीक है, इस सेक्शन को करने के बाद आप आगे बढ़ते हो तो वापस से उसी इंटरफेस पे आ जाओगे जहां से हमने शुरुआत की थी। याद है, लेफ्ट साइड में आपको एक सेक्शन देखने को मिल रहा था जहां पे हमने नया रजिस्ट्रेशन किया था, और ये राइट साइड वाला कंडीशन है। तो राइट साइड वाला कंडीशन क्या बता रहा है गाइस यहाँ पे, कि रजिस्ट्रेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और ये कब बताएगा, आप देखिए ध्यान से। ये जो राइट हैंड वाला सेक्शन आप जब भरते हो यहाँ पे, तो जो एप्लीकेशन नंबर आपको मेल के द्वारा प्रोवाइड की गई है, आप उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पे डालोगे। उसके बाद जो आपने पासवर्ड सेट किया था, आप उस पासवर्ड को डालोगे। उसके बाद जो ये कैप्चा दिया गया है, आप इसे यहाँ पे फिल करोगे और यहाँ से आपको करना है लॉगिन। बात समझ में आ गई। अपना मेल चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर भेज दिया जाता है। वो सारी डिटेल्स यहाँ फीड करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि 3 स्टेप्स में है। तो ये आपको जानकारी दे रहा है क्या, कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो चुकी है और इस जगह कैंडिडेट का नाम देखने को आपको मिल जाएगा और उसका एप्लीकेशन नंबर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे हाइड कर रखा है। ओके, आप देखो रजिस्ट्रेशन का काम क्या है गाइस, कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी हमें एप्लीकेशन फॉर्म भरना बाकी है और फी पेमेंट करनी भी बाकी है। ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ से कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। अब हमें अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है। आप इसके ऊपर क्या करते हो, टैप करते हो। ओके, उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। गाइस मैं आपको बता देता हूँ कितने स्टेप में हमें एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। तो पहला आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगेगा वापस से। ठीक है, फिर आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगे जाएंगे, एडिशनल डिटेल्स मांगे जाएंगे, एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स है, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने हैं, देन फाइनल सबमिशन होना है, और उसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के बाद फी पेमेंट करते हो। तो आप देख सकते हो कि इतने स्टेप को हमें कंप्लीट करना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो आप देखो, सबसे पहले जो आपने पहले भी स्टार्टिंग में फिल किया था अपने एड्रेस के बारे में जानकारी, वो वापस से आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आपका मोबाइल नंबर क्या है, ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अगर आप देना चाहें तो, क्योंकि ऑप्शनल है, आप यहाँ पे दे सकते हैं। ईमेल एड्रेस को वापस से फिल करना है, आपके पिन कोड, आपका शहर, आपकी सब लोकेलिटी, ये सारा कुछ फिल करने के बाद, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, परमानेंट एड्रेस वाले सेक्शन में ये लिखा रहता है कि जो आपका मौजूदा एड्रेस है वही आपकी परमानेंट एड्रेस है, तो आप यहाँ पे टिक करते हो। अन्यथा वहाँ पे भी अलग डिटेल्स भरनी पड़ेगी कि परमानेंट किसी के कुछ और होते हैं, बट अभी के लिए वो कहीं और रह रहे होते हैं। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, बट अभी मैं पुणे में स्टे कर रहा हूँ, तो मैं प्रेजेंट एड्रेस में डालूंगा पुणे का एड्रेस, परमानेंट एड्रेस मेरी बिहार की ही एड्रेस रहने वाली है। ओके, उसके बाद आप उसको फिल करने के बाद वापस से आओगे आप, तो आप देखो यहाँ पे कैप्चा देगा। स्क्रॉल करने पे नीचे इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करो। उसके बाद आई एग्री वाले बॉक्स को क्लिक करेंगे और देन सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको एक स्क्रीन पे मैसेज देखने को मिलेगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। तो पहला पड़ाव हमने पार कर लिया। अब दूसरा प्रोसेस आता है क्या, पर्सनल डिटेल्स वाला, जो कि आप देख सकते हो। अब वापस से आपको यहाँ पे फिल करना है अपना नाम, अपना जेंडर, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपनी नेशनैलिटी, आपका आइडेंटिफिकेशन टाइप जो कि आपने पैन कार्ड चॉइस किया था उसका नंबर, आपकी डोमिसाइल, आप किस शहर से बिलोंग करते हो, आप डायबिटिक पेशेंट हो या फिर नहीं हो, आप PWD कैंडिडेट में आते हैं या नहीं आते हैं, और आपके
फादर की या फिर आपके पेरेंट्स और गार्जियन की एनुअल इनकम कितनी है, वो सारा रेंज आपको फिल करने के बाद में इस कैप्चा को फिल करना है यहाँ पे, और उसके बाद आई एग्री पे टैप करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, फिर आप जैसे ही इस पे सेव एंड नेक्स्ट करोगे कैप्चा फिल करने के बाद वापस एक डिटेल्स देखने को मिलेगा कि पर्सनल डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिकली सेव हो चुकी है। ओके, इसके जस्ट बाद बारी आती है क्वालिफिकेशन डिटेल्स की। तो गाइज इस बार कुछ चेंजेस किए गए हैं। आपको इस बार अपने 10th 12th ग्रेजुएशन और मास्टर्स के मार्कशीट को सेपरेटली फिल नहीं करना है। यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछा जाता है जब आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिल कर रहे होते हो, आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर यूजीसी नेट 2024 ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे आप करने वाले हैं। तो आपको दो ऑप्शन दिया जाता है क्योंकि आपको पता है इस बार कुछ चेंजेस किए गए हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन 4 साल का किया है, यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन रहा है वो 4 ईयर वाला प्रोग्राम रहा है, तो आप उसके तर्ज पे भी नेट के फॉर्म को फिल कर सकते हो या फिर मास्टर्स डिग्री के तर्ज पे भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए इनमें से कुछ भी चॉइस करोगे, मैं मानकर चल रहा हूँ कि लोग अभी मास्टर्स डिग्री के तर्ज पे ही फॉर्म को फिल करने वाले हैं। आप मास्टर डिग्री को क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलता है कि मैं मास्टर्स डिग्री पे फॉर्म को फिल करने वाला हूँ, तो पासिंग स्टेटस क्या है, आप पास हो चुके हो या फिर अभी भी आपकी मास्टर्स चल रही है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे लिख कर आता है पास्ट या फिर अपीयरिंग, आप उस हिसाब से क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और अब किस समय पास करने वाले हैं। अगर आप अभी भी परस्यू कर रहे हो मास्टर्स को, तो वो किस साल तक पास करोगे, आप अगले साल तक पास करोगे, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा 2025, या फिर अगर आप पास हो चुके हो तो किस साल में आपने पास कर लिया था। तो मान लीजिए कि यहाँ पे किसी कैंडिडेट ने 2022 में पास किया था, तो मैं इसको वैसे सेलेक्ट करूँगा 2022। आपका स्ट्रीम क्या रहा है, एमए रहा है या फिर एमएससी रहा है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो कहीं कहीं ये प्रोग्राम एमएससी इकोनॉमिक्स भी होता है किसी किसी कॉलेज में, और कहीं कहीं ये एमए इकोनॉमिक्स भी होता है। तो आपको या तो मास्टर ऑफ साइंस सेलेक्ट करना पड़ेगा या फिर मास्टर ऑफ आर्ट्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपकी सब्जेक्ट कौन सी रही है, आपको वो सेलेक्ट करनी है। ठीक है, आपके रिजल्ट्स आ चुके हैं या फिर अभी भी आना बाकी है, तो आपको अवेटेड सेलेक्ट करना पड़ेगा या फिर वो आ चुकी है बेसिकली, है ना। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम, आपने कहाँ से क्वालिफाई किया है, तो यहाँ पे आप अपने कॉलेज को सेलेक्ट करते हो, वहाँ पे आपको स्क्रॉल करते के साथ लिस्ट दिख जाएगी और उस लिस्ट में आपको अपने कॉलेज को ढूंढना है। उसके बाद आपका कॉलेज किस जगह पे मौजूद था, किस राज्य में, आप वो शहर को सेलेक्ट करोगे और देन यूनिवर्सिटी का नाम आप सेलेक्ट करेंगे। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म है ना, वो शायद आपसे पता पूछते हैं कि किस राज्य से, वैसा कुछ करके। ठीक है, उस बात को हम ध्यान देंगे और फिर यूनिवर्सिटी के नाम को आप यहाँ पे ढूंढोगे। देन आपको कैप्चा फिल करना है, उसके बाद आई एग्री पे वापस से टैप करनी है, फिर स्क्रॉल करना है, आगे बढ़ना है और उसके बाद देखो यहाँ पे पूछते हैं क्या बेसिकली कि आपका जो रिजल्ट आया था मास्टर्स में, क्योंकि आप मास्टर्स के बेसिस पे फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो आपने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है। ठीक है, तो आपके रिजल्ट में लिखा होता है कि उन्होंने सीजीपीए पैटर्न को फॉलो किया है, या फिर सीजीपीए को जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने का रूल क्या है, जो आपके रिजल्ट पे लिखा होता है बेसिकली। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे सीजीपीए लिखा, हालांकि हमारे कॉलेज में इंटू 10 किया जाता था। फिर आप यहाँ पे मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट, जैसे कि आप देखते हो कि 10 होता है आमतौर पे, किसी ने सपोज करो उन्होंने लाया है क्या 8.67, है ना। तो अगर हम इंटू 10 करेंगे बेसिकली आप देखोगे 86.7 के अराउंड में उनका परसेंटेज बन जाएगा। तो हम इस प्रकार से क्या करेंगे, फॉर्म को फिल करेंगे, कैप्चा वापस से डालेंगे, आई एग्री पे टैप करेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं कैप्चा वगैरह फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आप देखोगे क्या, एक नोटिफिकेशन आएगा वापस से, क्वालिफिकेशन डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अब बारी आती है हमारी क्या, सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही आप करोगे उसके बाद बारी आ जाती है आपके एडिशनल डिटेल्स की। तो गाइस ये आपसे आप जानकारी ले रहे हैं आपके पीएचडी प्रोग्राम के रिगार्डिंग। क्या आप अभी पीएचडी में इनरोल हो, यस या फिर नो को आपको चॉइस करना है। अगर आप पीएचडी में इनरोल हो तो या कंप्लीट हो चुका है इनरोल होने के बाद, या अभी भी जारी है, तो या तो आप कंप्लीटेड या फिर परसुइंग डालोगे, है ना। किस यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर रहे हैं वो डालोगे, आपने कब एडमिशन लिया था इस प्रोग्राम में आप वो डालोगे, और क्या आपकी मास्टर्स 19 सितंबर 1991 के पहले आप कंप्लीट कर चुके थे, तो आप यहाँ पे नो को फिल कर रहे हो। ओके, फिर उसके बाद आपके एक्स सर्विस के रिगार्डिंग आपसे पूछी जा रही है। अगर आपका कोई स्पेशलाइजेशन है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि मेरा रिसर्च वर्क में 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर आपने प्रीवियसली भी कहीं पे काम किया है वैसा कुछ, तो वो सारे डिटेल्स आपको डालने हैं। अन्यथा आप नो करोगे, इस कैप्चा को डालोगे यहाँ पे और आई एग्री पे टैप करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आई एग्री पे टैप करके सेव एंड नेक्स्ट करते हो,
आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, एडिशनल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। ये हमारा एडिशनल डिटेल वाला जो केस था वो कंप्लीट हो चुका है। देन आफ्टर बारी आती है एग्जाम सेंटर डिटेल्स की। तो गाइस इस वाले सेक्शन में आप देखोगे क्या, आपको पूछता है अप्लाई फॉर, आप किसके लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो आपका नेट होता है, एलएस लेक्चरशिप, जेआरएफ एंड पीएचडी। तो अल्टीमेटली आप देखोगे क्या, जब आप फॉर्म को फिल कर रहे होगे और आप जैसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर पे टैप करते हो, ऑटोमेटिकली तीनों के तीनों बॉक्स टिक हो जाते हैं, टिक आउट हो जाते हैं। तो आप चेक कर लीजिएगा कि आप सभी के लिए अप्लाई कर रहे हो ना। आप जेआरएफ के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं और पीएचडी भी करना है बेसिकली आपको। तो ये तीनों बॉक्स आपका क्लिक्ड होना चाहिए। उसके बाद किस सब्जेक्ट को आप ऑप्ट करने वाले हो, किससे आप नेट एग्जामिनेशन देने वाले हो, किस सब्जेक्ट से, आपको लिस्ट में से वो सब्जेक्ट को चॉइस करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अगर उदाहरण लूँ इकोनॉमिक्स का, तो आप देखिए इकोनॉमिक्स कैंडिडेट के लिए इकोनॉमिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स, कॉर्पोरेशन, डेमोग्राफी डेवलपमेंट, इसका जो कोर्स कोड है वो 01 है। आप इसे सेलेक्ट करते हो, बात समझ में आ गई। और उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद आपका पहला चॉइस ऑफ स्टेट कौन होना है। जैसे कि मैं आपको बता भी रहा था, अगर मैं भले ही बिहार से बिलोंग करता हूँ लेकिन मैं प्रेजेंट में पुणे रह रहा हूँ और मुझे एग्जामिनेशन भी पुणे में ही देनी है, तो मैं बिहार की जगह क्या करूँगा, मैं यहाँ पे महाराष्ट्र सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं फर्स्ट चॉइस रखूँगा पुणे। बात समझ में आ गई। लेकिन इस कैंडिडेट को बिहार में अगर ये मौजूद भी है तो उसे एग्जामिनेशन भी वहीं पे देनी है, ठीक है। उसने क्या किया, स्टेट को चॉइस किया है। अब देखो हर जगह उसने बिहार को ही चॉइस किया है, बात समझ में आ रही है। अब बिहार में भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस होंगे, तो जैसे कि आप देखो एक्स वाई जी कुछ भी हो सकता है प्लेस, तो वो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर रहा है कि मेरा बिहार में पहला प्रेफरेंस कौन सा सिटी होना है। मान लीजिए कि पहला मैं मानकर चल रहा हूँ कि पटना है, बात समझ में आ रही है। उस प्रकार से दूसरा भी बिहार है, तो उसमें बिहार में दूसरा प्लेस आपका कौन सा प्रिफरेबल होगा। आप इस प्रकार से करके 4 बार क्या करते हो, सिलेक्शन करते हो, 4 चॉइसेस देते हो। मैक्सिमम चांसेस होता है कि आपको फर्स्ट वाला ही चॉइस मिल जाए, आपको ज़्यादा इधर उधर भेजा ना जाए, बात समझ में आ रही है। तो फिर आपको उसी प्रकार से भरना है। अगर पटना ना मिले तो मेरे लिए नज़दीक और कौन हो सकता है बिहार में जगह जहाँ पे मेरे लिए जाना ईजिली एक्सेसिबल होगा, बात समझ में आ गई। उसके रिगार्डिंग आप फॉर्म को फिल करोगे और जल्दी ही फॉर्म को फिल करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको मनचाहा एग्जामिनेशन सेंटर मिल सके, ओके। उसके बाद आप देखोगे क्या, आपके फादर मदर की डिटेल पूछी गई है कि आपके फादर की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रही है, फिर वो अभी किस ऑक्यूपेशन में है, वो बिजनेस में है, वो सर्विस में है। उसके बाद आपकी मदर की क्वालिफिकेशन पूछी गई है और उनके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा गया है। देन आप कैप्चा को फिल करते हैं, आई एग्री पे क्लिक करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने पे आपको वापस से नोटिफिकेशन मिलेगा कि एग्जामिनेशन डिटेल्स भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, एग्जाम सेंटर डिटेल्स, ओके। उसके बाद बारी आती है ये फ़ोटो अपलोड करने के लिए, सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। और गाइस ये थोड़ा माथापच्ची वाला केस हो जाता है बाकी कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो भले ही मेंशन किया जाता है कि आपको इस साइज़ में कन्वर्ट करना है, बट स्टिल लोगों को तकलीफ होती है, कुछ स्टूडेंट्स को वापस से तकलीफ होती है। तो यहाँ पे रुक जाएंगे। आप क्या करेंगे, अपने सिस्टम पे फॉर्म फिल करने के दौरान आप ये वाला जो साइन देखते हो ना, प्लस वाला साइन, यहाँ पे एक विंडो को ओपन कीजिए, गूगल खुल जाएगा वहाँ पे वापस से। और उसके बाद आप क्या करो, वहाँ पे सर्च करोगे क्या, आई एम रीसाइजर। आपको इसी को सर्च करना है, IamResizer.com। आप इस पर क्लिक करो, जो पहला लिंक आपको देखने को मिलता है अपने स्क्रीन पे, ये सर्च करने के बाद आप उस पर टैप करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिलता है, जहाँ पे पूछते हैं क्या, अपलोड फोटो, है ना, अपलोड फोटो। आप अपलोड फोटो पे टैप करोगे। आपको करना क्या है कि पहले आप अपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो का मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करने के बाद अपने सिस्टम में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप के जरिए या फिर मेल के जरिए, कैसे भी उसे अपने सिस्टम में डाउनलोड करके रखिए। उसके बाद ब्लैंक पेपर पे अपने सिग्नेचर को लिख कर रखो, उसके फ़ोटो को क्लिक करो और वहाँ पे अपने सिस्टम में इसे डाल कर रखिए। यहाँ पे आप फ़ोटो को अपलोड करेंगे। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको करना क्या है, इसे एडजस्ट करना है। तो गाइस आपके फ़ोटोग्राफ के लिए आप साइज़ यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, इमेज का रिजोल्यूशन, जो कि आपके हाइट और विड्थ के बारे में जानकारी दी गई है। तो आपको विड्थ सेलेक्ट करना है 3.50, मैं वापस से बोल रहा हूँ, मैनुअली आप इसे कीजिएगा। उसके बाद हाइट सेलेक्ट करना है आपको 4.50 और देन इसे रखना है आपको सेंटीमीटर में, ओके। फॉर्मेट आप देख रहे हो ये JPEG भी है। और आप देखिए वहाँ पे पूछा गया था, आपको बताया गया है क्या कि 200 KB से कम रखना है फोटोग्राफ को,
ठीक है। तो अब देखो मैंने सेलेक्ट कर लिया 95, आप इसे चाहो तो 195 भी रख सकते हो। बात समझ में आ रही है ना, 200 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यूनिट KB यहाँ पे सेलेक्ट की गई है। ये सब कुछ एडजस्ट करने के बाद फोटो का डिटेल्स आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो नेक्स्ट टू डाउनलोड, आप बस इस पर टैप करोगे, फोटो आपकी उसी फॉर्मेट में जो आपने चेंजेस किए हैं वो एडजस्ट होने के बाद डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम में। और सेम प्रोसेस करना है आपको अपने सिग्नेचर के साथ में भी। तो गाइज देखो वापस आपको आना है iamresizer.com पे, पहले लिंक पे आपने जो टैप किया था उसे ओपन करना है, अपलोड फोटो पे क्लिक करोगे, सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद आप उसे भी एडजस्ट करोगे। अब सिग्नेचर को एडजस्ट करने का जो लेंथ है वो क्या रखना है, हमें इमेज में विड्थ रखना है 3.50 वापस से, बट हाइट में 1.50 हम सेलेक्ट करेंगे। जो हमने फोटो में 4.50 सेलेक्ट किया था, यहाँ पे आप 1.50 करोगे। यूनिट को वापस से आप सेंटीमीटर में रखोगे, फॉर्मेट आप चेक कर लेना JPEG है वो, और इसे हमें 30 KB से कम रखना था, याद है। तो हम इसे 25 पे सेलेक्ट करेंगे, KB यहाँ पे सेलेक्टेड है। वापस से हम जाएंगे किस पे, नेक्स्ट टू डाउनलोड, ये वाले सेक्शन पे टैप करोगे, आपका जो सिग्नेचर वाला फोटो है वो भी डाउनलोड होकर आपके सिस्टम में आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे आते हो, क्या आप यहाँ पे वापस से आओगे, इस वाले पेज पे आइए जो आपने पहले यहाँ पे छोड़ दिया था, आप दूसरे पेज पे चले गए थे फोटो का काम करने के लिए। हालांकि अगर आपने पहले से ही एडजस्ट कर रखा है तब तो आप डायरेक्टली अपलोड कर लोगे यहाँ से, नहीं कर रखा था और जिन्हें परेशानी होती है मैंने उनके लिए बताया है। अब वापस इस पेज पे आए जहाँ आपने काम अधूरा छोड़ा था, आप क्या करोगे, चूज़ फाइल, उस फोटो को सेलेक्ट करो जो आपने अभी एडजस्ट किया है, वहाँ से आप अपलोड करेंगे, फिर सिग्नेचर को आप अपलोड करेंगे, फिर यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एक नोटिफिकेशन पॉपअप होगा, डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सेव्ड, आपकी डॉक्यूमेंट्स जो थी फोटो और आपकी सिग्नेचर वो भी सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। ओके, देन वापस से आते हैं क्या, मोबाइल वेरिफिकेशन करने के लिए, मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए। तो आप अपने मोबाइल नंबर को फीड करोगे, उस पर OTP आएगी, OTP को यहाँ पे डालोगे, ये कैप्चा कोड को डालोगे एंड वेरीफाई OTP, इस पर क्लिक करोगे, आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका जो मोबाइल है वो ऑटोमेटिकली वेरीफाइड हो चुका है। और उसके बाद गाइस इस प्रकार से डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि जो भी जानकारी अभी तक आपने फिल की है, आपका नाम हो, आपके फादर्स नेम हो, मदर्स नेम हो, आपका क्वालिफिकेशन हो, आपके एग्जाम सिटी सेंटर के चॉइसेस हो, आपके डॉक्यूमेंट्स हो, वो प्रॉपर तरीके से देखने को मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, या अभी भी कोई त्रुटि रह गई है। और अगर अभी भी कोई त्रुटि रह गई है जो आपको इस फॉर्म में देखने को मिल रही है, तो अब देखो यहाँ पे बैक का ऑप्शन है, अब जाकर देखो कि बैक वाले ऑप्शन में जाने के बाद किस में आपको त्रुटि देखने को मिल गई। क्या आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाले में त्रुटि देखने को मिल रही है, या फिर आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन वाले में देखने को मिल रही है, एग्जाम सेंटर चॉइस वाले में देखने को मिल रही है। तो आप प्रीवियसली जाकर भी उसे चेंजेस कर पाओगे और वापस से यहाँ पे आ पाओगे, बस प्रोसेस को आपको दोबारा करना पड़ जाएगा। तो आप देखते चलिएगा, हर प्रोसेस के बाद में आपने ठीक से सारे चीज़ों को भरा है, फिल किया है। उसके बाद आप क्या करते हैं, फाइनल सबमिट। आप जब फाइनल सबमिट करोगे देन उसके बाद आपको एक इंटरफेस देखने को मिलेगा इस प्रकार से, जो स्टार्टिंग में भी आपको सारे बॉक्स को टिक करने थे। आपका नाम था, आपका ईमेल एड्रेस था, आपके फ़ोन नंबर थे, आपके एड्रेस थे। उसी प्रकार से आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आपने सारे चीज़ों का जानकारी फिल कर दिया है, जैसे कि नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। इन सारे बॉक्स को टिक करने के बाद आपको क्या करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है, देन फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट के बाद आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा स्क्रीन पे, योर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपकी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुकी है सक्सेसफुली। देन इसके बाद का जो ऑप्शन आता है गाइस आपके पास, ये पेमेंट वाला कंडीशन, ठीक है। तो पेमेंट वाले कंडीशन में कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलते हैं। या तो चाहो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ी है वो अपने नेट बैंकिंग के अकॉर्डिंग या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। और आमतौर पे आजकल सभी लोग UPI का इस्तेमाल करते हैं और इसमें कोई भी एडिशनल चार्जेस भी नहीं है। आप UPI के ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये जो कैंडिडेट है वो EWS कैटेगरी से बिलोंग करता है। उसकी जो अमाउंट है टोटल कितनी लग रही है, 600। आप देखो यहाँ पे क्या करना कि QR कोड वाले बॉक्स को क्लिक करना, यहाँ पे आपको एक QR कोड देखने को मिलेगा। उसे आपको क्या करना है, अपने फ़ोन पे या फिर गूगल पे से आपको स्कैन करनी है। स्कैन करते के साथ ही वो बता देता है क्या कि फ़ीस 600 मांगा जा रहा है। फ़ी को वहाँ पे करने के बाद अपने मोबाइल के जरिए आप क्या करते हो, यहाँ पे कन्फर्म, ठीक है। आप इसको करने के बाद देखोगे क्या, फ़ी जैसे ही पेमेंट हो जाएगी गाइस, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। मोबाइल में फ़ी पेमेंट हो गई, यहाँ पे एक टाइमर चल रहा होता है
ऑटोमेटिकली देखोगे कि आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार का मैसेज देखने को आ जाएगा, योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस, आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। बस उसके बाद से आप ऑटोमेटिकली कहाँ पे आ जाते हैं, इस वाले डैशबोर्ड के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है क्या, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है, पेमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है। कैसे पता चलेगा, देखिए नीचे चेक पेमेंट स्टेटस में आपका सक्सेस लिख कर आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर आपकी पेमेंट बीच में स्टक कर जाती है तो आपको यहाँ पे पेंडिंग लिख कर भी आ सकता है, तो थोड़ा वेट करेंगे, कुछ समय मैसेज के आने का इंतजार करेंगे, अन्यथा आप दोबारा ट्राई करने की कोशिश करोगे अगर आपके मोबाइल से या फिर आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट न कटे हो तो। ओके, बाकी सारी चीज़ दोबारा करने की नीड नहीं होगी, केवल आपको पेमेंट ही करना होगा क्योंकि आप एप्लीकेशन को सक्सेसफुली रजिस्टर कर चुके होंगे। बात समझ में आ रही है, तो उतना ज़्यादा चिंता जाहिर करने की आवश्यकता नहीं है कि आपकी पेमेंट स्टक हो गई है, कभी कभी ये हो जाती है। पेमेंट अगर आपकी सक्सेसफुली हो गई होगी तो यहाँ पे सक्सेस लिख कर आएगा, आपको यहाँ पे जाना है क्या, गो टू डैशबोर्ड, आप इस पर क्लिक करोगे गाइस। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखो यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिलेंगे, आपका लेफ्ट हैंड साइड में नाम होगा, एप्लीकेशन नंबर होगा, आपकी रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, फी पेमेंट, सारा कुछ कंप्लीट है। अब आप यहाँ से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपके सिस्टम में डाउनलोड होकर रहेगा, या फिर आपको मेल के जरिए भी ये चीज़ मिल जाती है। आप वहाँ पे भी जाकर मेल को चेकआउट करने के बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था स्टेप बाय स्टेप पैटर्न जो मैंने आपको बता दिया। गाइस मैं वापस सबको याद दिला देता हूँ, 10th of May लास्ट डेट है, तो उसके पहले कोशिश करेंगे फॉर्म को फिल कर लेने का, ताकि आपको अपने मन चाहा एग्जामिनेशन सेंटर उपलब्ध करवा दिए जाए। तो उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। अगर फॉर्म फिलिंग के दौरान कोई भी परेशानी आती है, आप अगर स्टक करते हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा जो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है वो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। और गाइस आने वाले दिनों में खास करके इकोनॉमिक्स के एस्पिरेंट्स के लिए आपको सारे वीडियो लेक्चर्स हो या फिर आपके जो MCQ सीरीज है वो आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग।